Jai Hind friends, as you know that today you have given the board examination of social science। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल सबसे पहले और सबसे तेज सबसे सटीक आप लोगों के लिए मैं सोशल साइंस पेपर के तीनों सेट का मैं सलूशन लेके आऊंगा। तो आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने सोशल साइंस के तीनों सेट। मेरे पास तीनों सेट 1 2 3 ये सेट 1 है, ये सेट 2 है और ये सेट 3 है। ये तीनों सेट के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। मैं इनको सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल लाइन आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया अब ठान लिया। तो इन्हीं लाइंस के साथ आप जानते हैं कि आपका सोशल साइंस पेपर सेट 1 में सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का था और मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। टोटल 37 क्वेश्चंस मैथ इसमें मैथ को लेके आए हुए थे। जो क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन ए था, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक उसमें एमसीक्यू आए थे, हर एमसीक्यू 1 मार्क्स का था। सेक्शन बी में 21 से 24 तक क्वेश्चंस आए थे, हर क्वेश्चन 22 मार्क्स का था। सेक्शन सी 25 से 29 तक थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। सेक्शन डी 30 से 33 थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 34 टू 36 केस बेस्ड क्वेश्चंस था, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। और सेक्शन एफ जो क्वेश्चन नंबर 37 था, वो 37 ए वो हिस्ट्री से 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि मैप दिया हुआ था आपके क्वेश्चन पेपर में। और 37 बी जो था वो ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हम दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, सबसे पहले हम आपको सेक्शन सेट ए के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रहे हैं। सेट ए में पहला क्वेश्चन जो था वह एमसीक्यू सेक्शन ए से था, मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एल्गोरी ऑफ जर्मेनिया विद इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बच्चों ब्रोकन चेन्स, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, सोर्ड। तो इसका मैंने आंसर निकाला है। इसका आंसर पहले का आंसर है बी, पहले का आंसर बी है, जिसमें ब्रोकन चेन्स जो होगा वो उसका मीनिंग होता है बीइंग फ्री। ब्रोकन चेन का मतलब होता है फ्री होना। इसके अलावा जो हमारा ब्रिस्ट प्लेट विद ईगल है, ब्रिस्ट प्लेट विद ईगल का मतलब होता है हमारा स्ट्रेंथ। और इसके इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट है क्राउन्स ऑफ ओक लीव्स, क्राउन्स ऑफ ओक लीव्स, ये आपका हीरोइज्म का प्रतीक है। और उसके बाद सोर्ड जो कि रेडीनेस टू फाइट है। तो इसलिए आपका पहला इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेट 1 का मल्टीपल चॉइस सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज कॉमन बिटवीन द राइटिंग्स ऑफ बी.आर. अम्बेडकर एंड ई.वी. रामास्वामी नायकर। इसमें आपका जो सेकंड है, सेकंड में आपका सही है ए ऑप्शन दिया है, दे बोथ रोट ऑन द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। आप जानते हो कि ई.वी. रामास्वामी नायकर और बी.आर. अम्बेडकर ने कास्ट हायरार्कीज को काफी ज्यादा राइज किया था, इसलिए इसमें सेकंड में आपका ए ऑप्शन सही है। आपका सेट 1 में जो सेक्शन ए है उसके एमसीक्यू
एमसीक्यू का पहला का बी, दूसरे का ए। थर्ड क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? नो डाउट कि जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा जो थे उन्होंने भारत में सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ओपन की थी, तो इसका भी ये सही है, जेआरडी टाटा। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहला था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा था द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एक्सिस एंड अलाइड ग्रुप्स, थर्ड था अ कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड एडॉप्टेड द असेंबली लाइन मेथड फॉर प्रोडक्शन, और फोर्थ था द वेस्टर्न इकोनॉमीज ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ ग्रुप, द ग्रुप 77। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, इसी तरह अरेंज करना था। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं, जो सबसे पहली घटना थी, कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड एडॉप्टेड द असेंबली लाइन मेथड फॉर प्रोडक्शन। उन्होंने 1913 में असेंबली लाइन मेथड प्रिपेयर किया था और प्रोडक्शन शुरू किया था। उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद 1944 1 जुलाई के दिन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेटअप किया गया था, और लास्ट में ग्रुप 77 1950s में बना था। तो हमारा जो चौथा है उसका सही ऑप्शन है ए, चौथे का ये है। ये सेट वन के सेक्शन ए एमसीक्यू का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें जो ऑप्शन है वो ये सही है, जिसमें थर्ड, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर फर्स्ट और फोर्थ, तब जाके सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द क्रॉप with the help of the following information and choose the correct option। डियर स्टूडेंट, इसमें एक हिंट्स दिया हुआ है। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। दिस इज अ रबी क्रॉप। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, और इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो बच्चों, ये गेहूं के लिए सबसे उचित हिंट है। तो इसका हमारा जो पांचवा है उसका सही ऑप्शन है ए, व्हीट। इसमें ए सही होगा, व्हीट। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड। मैंने मैप बेस्ड क्वेश्चन में वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था कि तुंगभद्रा रिवर पर कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम बना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका डी सही है, कर्नाटका। कर्नाटका क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है, कर्नाटका। तुंगभद्रा डैम जो है, तुंगभद्रा रिवर जो कि कर्नाटका में है, वहां पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें एलुवियल सॉइल को गैंगेटिक प्लेन दिखाया है, ब्लैक सॉइल को हिमालयन रीजन, एरिड सॉइल को वेस्टर्न घाट, लेटराइट सॉइल को डेजर्ट एरिया बताया है। इसका भी बच्चों ए सही है, 7 का ए सही है। आपका एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल, ये गैंगेटिक प्लेन गंगा का जो मैदान है वहीं पर जो मिट्टी मिलती है उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ब्लैक सॉइल हिमालय में नहीं पाई जाती है, एरिड सॉइल वेस्टर्न घाट में नहीं मिलती है, लेटराइट सॉइल डेजर्ट एरिया में नहीं मिलती है। तो हमारा सही ऑप्शन 7 का
ए है एलुवियल सॉइल गैंगेटिक प्लेन। मार्क करते रहिए आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन था ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया है, ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी इंडिया, डी पाकिस्तान, इन चारों में से वो कौन सा देश है जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे ज्यादा है, जहां के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा जो सही है ऑप्शन, वो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में सही ऑप्शन है हमारा बांग्लादेश, यानी बी बांग्लादेश। बांग्लादेश इन चारों देशों में, यानी कि नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान से बांग्लादेश में बेहतर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। लगभग यहां पर 74.26% लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है बी बांग्लादेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और पब्लिक सर्विस कमीशन। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है जो यह बताता है कि भारत में बेरोजगारी और रोजगार कितने % लोगों को मिला। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका ऑप्शन ए सही होगा, जिसका आंसर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये सही है आपका 9 का ए। अब हम मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सेक्शन ए सेट 1 हम सॉल्व करा रहे हैं, भूलिएगा मत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट टू एन एमएनसी व्हेन इट वर्क्स ऑन ज्वाइंट प्रोडक्शन विद अ लोकल कंपनी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक मेजर बेनिफिट होगा जब वह एक लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन पर काम करेगी। तो बेटा इसका बी सही है, एमएनसी डिसाइड्स ऑल पैरामीटर्स एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन, एमएनसी डिसाइड्स all parameters and prices of the product। ये जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होगी वो अपने प्रोडक्शन के सभी कीमत तय वो खुद करेगी, वो लोकल कंपनी को नहीं देगी। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है, एमएनसी डिसाइड्स ऑल पैरामीटर्स एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें प्राइमरी सेक्टर को फिशरमैन, सेकेंडरी सेक्टर को प्रीस्ट, टर्सरी सेक्टर बास्केट वीवर और क्वार्टरनरी सेक्टर गार्डनर दिया है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा सही आंसर होगा ए होगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम मैच करेंगे फिशरमैन से। फिशरमैन एक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में पुजारी नहीं आते हैं, टर्सरी सेक्टर में बास्केट वेवर नहीं आता है, क्वार्टरनरी सेक्टर में गार्डनर नहीं आता है। गार्डनर प्राइमरी सेक्टर का या गार्डनर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का एम्प्लॉय कहलाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एक मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से दे दिया है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमको लगता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लिया होगा, घबराए नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको हमने देखा तो मैंने कहा कि बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज। पहले ही ध्यान दीजिएगा कि फैमिलीज कितनी है, फैमिलीज है 4, ठीक है। इफ द मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली इज Rs 10,000, अगर चारों फैमिली की मंथली इनकम जो है, मान लीजिए एक फैमिली की है 10,000, दूसरी की है मान लिया दिया है 20,000, तीसरे फैमिली की इनकम है 30,000 और चौथे फैमिली की इनकम है 40,000। तो हम इन चारों को पहले ऐड कर देंगे, तो 4 3 7 और 3 10, तो 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हमारा आएगा। अब इस 1 लाख में हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा ये कट जाएगा, आंसर आएगा 25,000। कितना आएगा? 25,000, यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए 25,000। यही आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, मैथ वाले क्वेश्चन को करना था। आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। कांता एक ऑफिस में काम करती है। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के अंत में उसे सैलरी लगातार हमेशा मिलती रहती है। इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। सैलरी के अलावा गवर्नमेंट के और भी स्कीम्स के थ्रू से और भी बेनिफिट्स मिलती रहती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कांता इज वर्किंग। कांता नीचे दिए हुए 4 में से कौन से सेक्टर में काम करती है। तो कांता आपको पता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। तो 13 का आंसर होगा ए ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मैंने बोला था जो गवर्नमेंट देती है, जैसे कि बैंक के द्वारा जो लोन मिलता है उसको हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इसमें ए दिया है रिलेटिव, नहीं वो इनफॉर्मल है। ट्रेडर इनफॉर्मल है। मनी लेंडर इनफॉर्मल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सही आंसर होगा। 14 का आंसर है डी, जिसका सही आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी सही आंसर होगा 14 का। अब है क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर शेयरिंग डिपेंड्स
डेमोक्रेसी, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग द सोशल ग्रुप, एकदम क्लियर है। तीसरा है इट इज अ वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी श्योर करती है। और फोर्थ है इट ब्रिंग्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल, ये रॉन्ग है। तो बच्चों 15 का सही आंसर होगा ए का पहला, दूसरा और तीसरा, ये केवल 3 सही है, तो 15 का सही होगा ए ऑप्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन ए एंड रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है इलेक्शंस आर दी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र की आत्मा है। और रीजन दिया है इलेक्शंस एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चुनाव राजनीतिक भागीदारी का विस्तार करते हैं। भाई जब चुनाव होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन होगा ए, जिसमें बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर is correct explanation of A। ये क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन सही है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, जिसमें पूछा है डिफेंस, पुलिस, मैरिज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और एक तरफ दिया है सब्जेक्ट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपको मैं बता दूं सही मैच होगा इसमें डी। हमारा जो 17 है इसका सही ऑप्शन डी है। इसमें पहले का, दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा सही है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो नई चीज है, उसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में हम रखेंगे। इसके अलावा डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, देश की सुरक्षा यूनियन गवर्नमेंट के जिम्मे है, इसलिए यूनियन लिस्ट में आता है। पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के जिम्मे आती है। मैरिज जो है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के जिम्मे आता है, इसलिए वो कॉन्करेंट लिस्ट में। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो रेसिड्यूरी लिस्ट में आता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में आता है। इन सब के अलावा अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी वर्तमान विश्व में सरकार का, गवर्नमेंट का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है। ए है डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रॉन्ग। मिलिट्री गवर्नमेंट, रॉन्ग। 18 का सही ऑप्शन है डी, जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये 18 का डी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, रीजन एंड असर्शन है। इसमें असर्शन दिया है विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं संगठित हुई और अपने समान अधिकारों के लिए आंदोलन किया, सही है। रीजन दिया है विमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, महिलाओं के आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना है, दोनों सही है। तो इसका सही होगा 19 का ए, 19 का ए है बोथ ए एंड आर ट्रू and R
इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? ये है क्वेश्चन नंबर 19। अब बच्चों हमारे एमसीक्यू सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू नॉट डील विद फैमिली लॉज? यानी निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक कानूनों से संबंधित नहीं है? मैरिज, ये परिवार से रिलेटेड है। एडॉप्टेशन, ये भी एडॉप्शन भी परिवार, गोद लेना भी परिवार से संबंधित है। इनहेरिटेंस, विरासत भी परिवार से रिलेटेड है। फाइनेंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे है, स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है। तो ये 20वें का सही ऑप्शन है डी, फाइनेंस। ये आपका एमसीक्यू हुआ सेट 1, जिसके अनुसार मैंने 20 के 20 सेक्शन ए से एमसीक्यू आपका करा दिया। मैंने तीनों सेट देखा है, तीनों सेट में जो सेक्शन ए है एमसीक्यू, वो किसी में अलग नहीं दिया है, बस इधर उधर करके क्वेश्चंस दे दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है। तो सेट 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेट 2। सेट 1 का ही सेक्शन बी, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 था सेट 1 में, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21 सेट बी, सेक्शन बी में, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। यानी यूरोप में रोमांटिसिज्म की एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में व्याख्या कीजिए। इसमें और करके एक और क्वेश्चन दिया है बी करके, एक्सप्लेन फ्रेडरिक सॉरियूज ड्रीम in the context of democratic and social republics in France during 1848। दोनों में से कोई एक करना था, 40 वर्ड में लिखना था आंसर, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर होगा रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप का। रोमांटिसिज्म was an artistic, intellectual and cultural movement that ran late 18th century, and it is seen as a rejection of the precepts of order, calm, harmony and balance। ये होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 21 के ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के बी का क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रेडरिक सॉरियूज ड्रीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग 1848। तो क्वेश्चन है कि 1848 में फ्रांस के फ्रेडरिक सॉरियू के सपनों की जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो आंसर होगा, मैंने पढ़ाया भी था बहुत अच्छे से, फ्रेडरिक सॉरियू वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। In 1848, he prepared a series of 4 prints. In his 4 prints, he visualized his dream of a world made up of democratic republic। ये आपको 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके 2 विशेषताएं बतानी है। तो इट इज अ प्राइमरली कैरीड आउट फॉर कमर्शियल पर्पज। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है मुख्यतः। दूसरा, इन बिग फील्ड्स अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। जैसे कॉफी, टी, सुगर केन, ये बड़े फील्ड पर एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। यही है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के 2 मेन फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एक्सप्लेन एनी 2 प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट। भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसके 2 प्रोविजंस बताइए।
पहला है एवरी रिलीजन इज इक्वल। भारत में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री एंड फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस टू एनी रिलीजन इज गिवन टू द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये दो फीचर्स हैं सेकुलर स्टेट होने के इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि बड़ा ही रोचक क्वेश्चन था, आपको पूछा गया कि इमेजिन दैट यू आर द विलेज हेड, सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटीज दैट यू थिंक शुड बी टेकन अप टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द विलेजर्स। मान लीजिए कि आप गांव के प्रधान हैं और किन्हीं 2 एक्टिविटीज का सुझाव दीजिए जो आपको लगता है कि ग्रामवासियों की इनकम बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से गांव में आप जानते हो कि सूखा बहुत पड़ता रहता है, खेतों की सिंचाई किसान नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए पहला है ड्रॉट प्रूफिंग बाय डिगिंग ट्यूबवेल्स। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स लगवाने चाहिए ताकि ड्रॉट के समय में खेतों की सिंचाई हो सके, ताकि इनकम बढ़ाई जा सके। दूसरा, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडी, जैसे वेल्स हुए, यानी पब्लिक वेल्स, कुएं हुए, तालाब हुए, इनको खूब बढ़िया से रिनोवेट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी मिल सके, सिंचाई हो सके और किसान अपनी अर्निंग बढ़ा सके। और भी कई तरीके हैं। फार्मिंग के अलावा हम पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। बहुत सारे सुधार हम गांव में कर सकते हैं, पॉस्चर लैंड बना सकते हैं। तो ये था आपका ये सेट 1 के सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि आपका सेट बी 2 में शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन शायद अलग था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 22 था, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आप जानते ही हो, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। पुराने टूल्स की सहायता से खेती की जाती है। और दूसरा है कि टोटली मॉनसून पे डिपेंड होता है प्रिमिटिव फार्मिंग। तो ये 2 फीचर्स हैं। फिर एक क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार ने 2 कौन सी स्कीम चलाई है या कौन से कार्य किए हैं? तो आप सभी जानते हो, पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, दूसरा है वुमेन हेल्प लाइन स्कीम, 1090, बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह सेट 3 में भी कुछ शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर में डिफरेंशिएशन किया था। एक क्वेश्चन था इसमें, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आप जानते हो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जिसमें हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स यूज होते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन गेन करने के लिए फार्मर्स जो है मैक्सिमम आउटपुट जो है लिमिटेड लैंड पर ही यूज करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस था। 34वां क्वेश्चन था, व्हाई इज सस्टेनेबल एनर्जी अ की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए की का काम क्यों करती है? आप जानते ही हैं कि सस्टेनेबल जो एनर्जी है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बिना नेचर को हार्म पहुंचाए किया जाता है। जो डेवलपमेंट उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ऑप्शंस दिए हुए थे, बड़े आसानी से करने थे आपको। फिर है व्हाई इज कंजप्शन ऑफ एनर्जी राइजिंग इन ऑल ओवर इंडिया। आप जानते हो कि पूरे भारत में ज्यादा मात्रा में एनर्जी की खपत इसलिए बढ़ रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब मॉडर्न हो गए, उनके सारे गैजेट्स से लगाया, उनकी गाड़ियां, सब कुछ सबके पास पैसे होने की वजह से ज्यादा लोगों के पास सुख सुविधाएं आ रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज में लाई जा रही हैं। फिर था एक्सप्लेन एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। आप जानते ही हो कि जब हम एनर्जी को बचाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हम लोग लाइट
ऑन करके छोड़ देते हैं तो खर्च होगी, तो फिर हमको बनाने में टाइम लगेगा। हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो गाड़ी ऑन करके छोड़ देते हैं, तो जिससे पेट्रोल खर्च होता है। अगर हम गाड़ी बंद करके रखें तो पेट्रोल बचेगा, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को काम में आएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हम कर सकते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह। तो ये एक केस स्टडी क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, हाउ वाज द मार्केटिंग ऑफ, क्वेश्चन नंबर 35 में, हाउ वाज द मार्केटिंग ऑफ गुड्स डन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों द्वारा भारत में वस्तुओं का विज्ञापन किस प्रकार किया जाता था। तो आप जानते ही हैं कि वो अखबार, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवार, टेलीविजन हर जगह छपे हुए थे। इसके अलावा हाउ वर द न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। अंग्रेजों के दौरान, शासन के दौरान भारत के विज्ञापनों के माध्यम से नए कंज्यूमर कैसे बने। आज देखो हमारे देश में बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं, वो एंडोर्समेंट करते हैं नए नए प्रोडक्ट का, उनका प्रचार करते हैं, तो जनता उनसे प्रेरित होती है कि ये फेयर एंड ये चीजें है और ये हमको ज्यादा हीरो लगा रहे, फला हीरो लगा रहे हैं तो हमको भी लगाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर है आइडेंटिफाई द मैसेज कन्वेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से दिए गए संदेश क्या थे। तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन रसिया। तो इससे लोग जो है, लोगों को लगता था कि इंग्लैंड में बना हुआ चीज है, ये ज्यादा अच्छा होगा, तो लोग उसको खरीदते थे। बहुत सारी चीजें थी। फिर इसके अलावा एक केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 36 था, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया से रिलेटेड। उसमें पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। तो हमने बताया कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। अगर पंचायती राज सिस्टम नहीं आया होता तो भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग आज चुन करके अपने गांव की, अपने शहरों की साफ सफाई, उनके विकास के कार्य नहीं कर पाते। और पंचायती राज सिस्टम और नगर निकाय के चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे एरिया के लोग अपने अपने एरिया के लोगों को पर्सनली जानते हैं, तो इसलिए बढ़िया से डेवलपमेंट हो सकता है और वो लोगों के करीब रहते हैं तो लोग उनसे आसानी से मिल सकते हैं। फिर है डिस्क्राइब एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। भारत सरकार द्वारा उठाए गए डिसेंट्रलाइजेशन के 2 उपाय। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार ने गांव में पंचायती राज सिस्टम लागू किया, शहरों में नगर निकाय के चुनाव कराए और सभी राज्यों में गांव के स्तर पर और ग्राम पंचायतों में और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की। तो इससे जो है 2 स्टेप्स उठाए हमारी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा हमारा ये तो मैंने सेट 3 का बताया पूरा क्वेश्चन। सेट 2 का मैं बता दे रहा हूं। सेट 2 में कुछ क्वेश्चन देखो, वेरी शॉर्ट के बता ही दिया, एमसीक्यू बता दिया। शॉर्ट में, लॉन्ग में ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, सारे के सारे फ्रेम करने वाले क्वेश्चंस थे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आती। हाँ, अब जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं। जैसे शॉर्ट में सेट 1 में मैंने, सेट 2 में नहीं, सेट 1 में आपका एक शॉर्ट में क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। शॉर्ट में था एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के दौरान भारत में जो धार्मिक सुधार थे उन पर प्रिंटिंग कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप जानते हैं कि उस दौरान प्रिंटिंग होने से जो नए धार्मिक बुक्स थी, रिलीजियस बुक्स थी, वो छपने लगी, जैसा कि बाइबल छपी थी सबसे पहले। फिर हाउ हैज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को प्रभावित किया है, ये क्वेश्चन था। ये सब फ्रेम करके बड़े आसानी से लिखे जा सकने वाले क्वेश्चन थे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने क्लास में बताया भी था।
फिर एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? चुनाव लड़ना है, सरकार बनाना है और देश का विकास करना है और अपोजिशन की भूमिका निभानी है। फिर इसके अलावा एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, वह हर बैंक की निगरानी करता है, साथ ही साथ वह बैंक्स को एक निश्चित अमाउंट रखने की ही परमिशन देता है और गरीब लोगों को भी लोन देने के लिए कहता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स विद रिगार्ड टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। लोगों से स्वीकार की गई पैसे के संबंध में बैंकों की क्या भूमिका है? तो उस पैसे को बैंक जो है दूसरे नीडी लोगों को लोन देने का काम करते हैं, उनसे जो इंटरेस्ट लेते हैं कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ अदर पर्सन को देते हैं। यही सारी चीजें थी। लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत टफ नहीं थे, सारे इजी क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे जो था मैथ बेस्ड क्वेश्चन। मैथ बेस्ड क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें मैथ बेस्ड क्वेश्चन में आपको बता दें जो सेक्शन एफ था वो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में ही मैथ पीछे लगाया गया था, जिसमें 2 पार्ट में 37A और 37B। 37A के क्वेश्चंस ए और बी करके आपके मैथ में दर्शाए गए थे। तो ए था, हिंट था ए का, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ INC वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। पहले मैं मैप बना करके आप लोगों को बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा मैप बेस्ड क्वेश्चन। उसमें आपने देखा होगा कि ए जो है यहां पर ए लिखा होगा और दर्शाया होगा और यहां पर बी लिख करके ऐसे दर्शाया था। आपको बस आंसर्स लिखने थे। तो ए था द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। यह प्लेस है बच्चों कैलकाटा। जिसने भी आंसर लिखा है कैलकाटा वेस्ट बंगाल, कैलकाटा इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आपके आंसर सही होंगे। ये कैलकाटा वेस्ट बंगाल में सितंबर 1920 में INC सेशन हुआ था। ये मैंने आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ भी है। दूसरा है हमारा बी जो था ये डांडी है। ये कौन सा प्लेस है? डांडी, जो कि गुजरात का एक कोस्टल सिटी है या टाउन है। ये गुजरात में एक कोस्टल टाउन है। यहाँ पर 1930 में गांधी जी ने साल्ट लॉ ब्रेक किया था। तो ये हिस्ट्री में 2 मार्क्स आपको बड़े आसानी से मिल जाते अगर आपने ये किया होगा तो। इसके अलावा ज्योग्राफी में 37.B में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ था, 4 दिया था जिसमें से 3 ही करने थे। ठीक है, जिसमें पहला था हीराकुंड डैम कहाँ है। हीराकुंड डैम जो है वो आपका उड़ीसा में महानदी रिवर पर, हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर पर बनाया गया है। कहां पर है? उड़ीसा में। हीराकुंड डैम महानदी रिवर उड़ीसा में है। इसके अलावा आपका है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यही है, ये महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। ये एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर महाराष्ट्र में। इसके अलावा तीसरा था पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। पुणे भी महाराष्ट्र में है, मुंबई से 250 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग पुणे भी महाराष्ट्र में ही है। ये है पुणे। इसके अलावा चौथा था
पारादीप सी पोर्ट। पारादीप उड़ीसा का एक सी पोर्ट है जो कि उड़ीसा में ही लोकेटेड है। ये है पारादीप सी पोर्ट, पारादीप सी पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने पूरा का पूरा पेपर आपका सॉल्व कर दिया, आप लोग ध्यान से देख सकते हो इस पेपर को। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप लोगों का बहुत ज्यादा आभारी हूं और आप लोगों के लिए मैं नए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।